हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। दोस्तों हम करेंगे 100 क्वेश्चन में वो क्रैश कोर्स में वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे 2025 में जो भी एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में जो लेटेस्ट जो टाइप पूछी गई है वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 4 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी, मतलब 4 वीडियो आपके पास पहुंचेंगी। चारों वीडियो में आपके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 2025 में जो एसएससी में एडुकेटी ने या फिर कह सकते हैं पीसीएस पीवाईक्यू, ये सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे 100 क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है, पुराने क्वेश्चन नहीं है, जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। इसी तरह से फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट, फिर इसका रहेगा फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? कहने का मतलब है दोस्तों, कहता है किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के खिलाफ दक्कन दक्षिण भारत में लंबा समय या लंबा अभियान चलाया, कौन सा था वो मुगल सम्राट, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका, ये था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने, ध्यान रखना आपको, औरंगजेब ने अपने शासनकाल का एक बहुत बड़ा जो टाइम था दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश में बिताया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? कहने का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सबसे पुरानी सभ्यता है भारतीय उपमहाद्वीप की, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको। तो भारत की अब तक की माना जाता है सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट है रास बिहारी बोस के बारे में जो सही नहीं है, ये हमें बताना है। पहला कहता है उन्होंने 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है, अपने आप में ठीक है। वह गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे दोस्तों, ये भी अपने आप में ठीक है। उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। वह स्वतंत्र भारत के, देखो अब सारे ठीक है तो ये गलत होगी फिर। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना कमांडर इन चीफ थे, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है? गलत है। स्वतंत्र, आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का नाम है एम करियप्पा। कौन थे? एम करियप्पा, ना कि रास बिहारी बोस। कौन थे? लिख देता हूं, एम करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे? कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत में अरबों के हमलों को किसने नाकाम किया था? तो इनका नाम था प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम। आपको ध्यान रखना है, राजा नागभट्ट प्रथम ने सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों को डिफेंड किया था, रोका था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, वह मौर्य सम्राट कौन सा था जिसे अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? मतलब कहता है किस मौर्य राजा ने सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं ओए सिस्टम, इसकी शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत करने वाले, राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत करने वाले थे ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ध्यान रखना है, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गुप्तचर सिस्टम या गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की थी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओए सिस्टम। इसने शुरू की थी चाणक्य की हेल्प से, आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 6, तमुगढ़ तमुगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह युद्ध लड़ा गया था जो औरंगजेब और इनके ही बड़े भाई थे दारा शिको और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था, मुगल गद्दी को लेके। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दारा शिको। क्वेश्चन नंबर 7, वह चोल शासक कौन था
जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया। मतलब कहता है किस चोल राजा ने खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इरिगेशन करवाई थी। तो आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र चोल ने सिंचाई के लिए बड़े तालाब और नहरें बनवाई थी दोस्तों। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में पेश की गई थी की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है जो आपको बताना है, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्या सही है, क्या इनमें से सही है। पहला कहता है साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा मुख्यतः इसके अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार किया गया था। पहली स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि आपको याद रखना है साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। पहली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। दूसरा कहता है नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तात्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया था। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ध्यान रखना है, गलत है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने दोस्तों डोमिनियन डोमिनियन स्टेट्स की बात की थी, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की। इसकी किसकी बात की थी? डोमिनियन स्टेट की, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, या तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 9, रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था? कहता है रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को किसने हराया था दोस्तों? किसने हराया था? आपको ध्यान रखना है, रायचूर की लड़ाई लड़ी गई थी विजयनगर के राजा उस टाइम पे कृष्णदेव राय और बीजापुर के सुल्तान के बीच हुई थी। और बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर के कह सकते हैं आदिल शाह सुल्तान ने किसको हराया था? रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को हरा दिया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बीजापुर के आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियानों के लिए किस चोल शासक को जाना जाता है? मतलब कहता है दक्षिण पूर्व एशिया जिसे बोलते हैं, कहते हैं श्री विजय साम्राज्य। दक्षिण पूर्व एशिया कह सकते हैं श्री विजय साम्राज्य पर समुद्री हमला करने वाला राजा कौन था? इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम दोस्तों, राजेंद्र प्रथम के पास एक बहुत शक्तिशाली माना जाता है नौसेना थी, जिससे उसने समुद्र पार जाकर जीत हासिल की थी, ऐसा माना जाता है। नाम है राजेंद्र प्रथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? आसान क्वेश्चन है, अक्सर कई बार ये पूछा जाता है ये। आपको याद रखना है गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान राजा इनको माना जाता है। कौन से वंश के? सातवाहन वंश के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक बैस राजवंश की राजधानी थी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गुजरात का वल्लभी शहर मैत्रक राजाओं की राजधानी माना जाता था इसको उस टाइम पे, और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी इसको माना जाता था। कह सकते हैं ये थी मैत्रक राजाओं की राजधानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजय, ये है यहाँ पे विजयनगर है दोस्तों, विजयनगर है ये। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने संगम वंश के तहत विजयनगर की नींव रखी थी, ये आपको याद रखना है।
राइट आंसर होगा, किसमें आते थे? संगम वंश में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, गुड़ी पड़वा त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुड़ी पड़वा के बारे में कौन सा कथन, जो त्योहार है, फेस्टिवल है, गुड़ी पड़वा, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला कहता है, यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। अपने आप में ठीक है दोस्तों, यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेकंड कहता है, गुड़ी शब्द इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र ग्रंथ को संदर्भित करता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गुड़ी किसी ग्रंथ को नहीं, बल्कि एक ध्वज का नाम है, फ्लैग का नाम है ये। फ्लैग को कहते हैं गुड़ी। ये स्टेटमेंट गलत है, ना कि ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, ये गलत है। परंपरागत रूप से इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई खाने से होती है। ये दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। गुड़ी पड़वा के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि उत्सव की मिठाई खाने से शुरुआत नहीं होती। आपको याद रखना है, उत्सव कड़वे नीम और गुड़ के साथ शुरू किया जाता है, सिर्फ मिठाई से नहीं, कड़वे नीम से। केवल एक ठीक है, तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन डी, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 15, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मतलब कहता है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में क्या सही है, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला कहता है, त्यागराज, मुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री 17वीं शताब्दी में हुए थे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तीनों जो महान संगीतकार थे, ये 17वीं शताब्दी के नहीं, 18वीं शताब्दी के माना जाता है इनको, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। त्रिमूर्ति ने कृति रूप को उसकी सर्वोच्च कलात्मक अभिव्यक्ति तक पहुंचाया। ये स्टेटमेंट अपने आप में दोस्तों ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट ठीक है, इन्होंने कृति गायन शैली को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। कृति क्या है? गायन शैली है, इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अपने आप में ठीक है। केवल दो स्टेटमेंट ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ये सीधा पूछा गया है, बिहू नृत्य किस राज्य का है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, तो आपके याद रखना है, बिहू असम का सबसे मशहूर फेमस लोक नृत्य और त्योहार इसको माना जाता है, असम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा कहता है, कर्नाटक संगीत में इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, मृदंगम। मृदंगम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का मुख्य, इसको ताल वाद्य यंत्र इसको माना जाता है। क्या है? ये एक ताल वाद्य यंत्र है, मृदंगम कर्नाटक संगीत का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? कहता है, कौन सा नृत्य वैष्णव आंदोलन और भक्ति से जुड़ा है, माना जाता है? इस नृत्य का नाम कौन सा नृत्य है दोस्तों? ये सत्रिय नृत्य को माना जाता है। ये किससे जुड़ा है? वैष्णव आंदोलन और भक्ति से जुड़ा हुआ है। और सत्रिय जो नृत्य है, असम का सत्रिय नृत्य इसको कहा जाता है, असम में दोस्तों इसको किया जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति और सत्रों मीन्स मठों, मठों क्या बोलते हैं? सत्र बोलते हैं, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है, उनसे इसको निकाला गया है, ये माना जाता है। राइट आंसर होगा ये है जी, सत्रिया कहाँ का नृत्य है? आसाम का। ऑप्शन डी। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं, जो सत्रिय नृत्य है, माना जाता है ये नृत्य जुड़ा हुआ है वैष्णव आंदोलन और भक्ति से। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है? पंजाब में दोस्तों आपको पता ही होगा कौन सा किया जाता है, भांगड़ा।
पंजाब में किया जाता है भांगड़ा, मोस्ट फेमस, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भांगड़ा पंजाब का विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पटियाली लोक संगीत मुख्य रूप से कहाँ गाया जाता है, ये पूछा गया है। इसको गाया जाता है जी, याद रखना है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। आपको ध्यान रखना है, ये नाविकों और मछुआरों के द्वारा गाया जाने वाला बंगाल का पारंपरिक नृत्य इसको माना जाता है, भटियाली लोक संगीत को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के स्टेट लिस्ट में आता है? इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर किस में आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। उसके अलावा ध्यान रखेंगे बैंकिंग और रक्षा, बैंकिंग और डिफेंस, ये आता है केंद्र सूची के अंतर्गत। और शिक्षा आता है समवर्ती सूची में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन का जो मुख्य प्रभाव क्या था, ये आपसे पूछा गया है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन कह सकते हैं, इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और मौलिक कर्तव्यों को पेश किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अब पहला कहता है, भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों को सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नए कानून में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस जिसको कहा जाता है, इस सजा का प्रावधान किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? अपराधियों का सामाजिक सुधार करना है। इसका उद्देश्य क्या है? अपराधियों का सामाजिक सुधार करना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नए कानून में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य अपराधियों का सामाजिक सुधार करना है। इसलिए एक और तीन ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एक और तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तथा इनमें से कौन सा भारतीय संघवाद, इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म, की विशेषता क्वालिटी नहीं है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता है, लिखित संविधान विशेषता है, दोहरी नागरिकता दोस्तों ये विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता विशेषता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। भारत में सिर्फ एक नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका की तरह केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं है। शक्तियों का विभाजन ये भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है? मतलब कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति होती है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे काम करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का आर्टिकल 155 राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति करने की शक्ति देता है, ये आपको ध्यान रखना है।